अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फॉलोइंग आर द ट्रायल बैलेंस ऑफ अहमद एंड कंपनी एज ऑन December 31, 2011। 2011 31 दिसंबर का अहमद एंड कंपनी का ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ये डेबिट बैलेंस है जो कि कैश से लेके ट्रैवलिंग एक्सपेंस तक, ठीक है। एंड क्रेडिट बैलेंस है अकाउंट पेबल से लेके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग का 32,000, ये क्रेडिट बैलेंस है। आगे हमें जो है वो डेटा फॉर एडजस्टमेंट का दिया हुआ है एट December 31, 2011। ये कुछ एडजस्टमेंट है जो हमें एडजस्ट करनी है। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एडजस्टिंग एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज। बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट है जो ज़्यादातर हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट पर आए। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सेल्स देखेंगे कितनी है। यहाँ पर सेल्स जो है यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस में दिखाई देगी 5,04,000 की। हमने यहाँ पे सेल्स लिख दी 5,04,000 की। लेस करेंगे सेल्स रिटर्न या सेल्स डिस्काउंट, तो हम डेबिट बैलेंस में देखेंगे कि हमारे पास सेल्स रिटर्न सेल्स डिस्काउंट है, तो यहाँ पे सेल्स डिस्काउंट है 7,000 का। हमने यहाँ पे लेस किया सेल्स डिस्काउंट 7,000 और हमारी जो थी सेल्स 5,04,000 की थी। सेल्स डिस्काउंट हमने माइनस किया 7,000 का। नेट सेल्स हमारे पास है 4,97,000 की। अब हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस में हमें जो है खुद कैलकुलेट करके दी गई है 3,16,600 की। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट डेबिट बैलेंस से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को पिक करेंगे और यहाँ पे लेस कर देंगे। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,16,600 की। अब सेल्स हमने की थी 4,97,000 की, जो कि उसकी कॉस्ट जो थी वो 3,16,600 की। तो यहाँ पर 1,80,400 का ग्रॉस प्रॉफिट है। जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,80,400 का। अब हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखते जाएं क्या क्या है हमारे पास। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहले हमारे पास जो आया है वो है सेल्स सैलरीज एक्सपेंस 55,200 का, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा सेल्स सैलरीज एक्सपेंस 55,200। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अनपेड सैलरीज में कुछ सैलरीज है, लेकिन यहाँ पे सैलरीज जो हैं वो दो किस्म की हैं, एक सेल्स सैलरीज है, एक ऑफिस सैलरीज है। यहाँ पर हमें जो चाहिए वो सेल्स सैलरीज चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहले हमने लिखा है सेल्स सैलरीज। तो सेल्स सैलरीज जो थी वो 3,000 की जो थी वो अनपेड थी, जो कि हमें नेक्स्ट ईयर जाके पे करनी है। तो अनपेड को या आउटस्टैंडिंग होती है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सेल्स सैलरीज एक्सपेंस 55,200 की थी, हमने ऐड करा अनपेड सेल्स सैलरीज जो कि 3,000 की थी। जब दोनों अमाउंट को हमने प्लस किया तो सेल्स सैलरीज एक्सपेंस जो टोटल आया वो आया 58,200 का। इसके बाद अब हम देखेंगे क्या एक्सपेंस है हमारे पास। सेल्स सैलरीज के बाद है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 12,200 का। 12,200 के बाद और कोई अकाउंट है इसका, यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं है, जस्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 12,200 का हम एज इट इज लिख देंगे जैसे हमने डेबिट बैलेंस से पिक किया है। इसके बाद जो थी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के बाद वो थी हमारे पास ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस 44,600 का। और यहाँ पे कुछ अनपेड भी थी ऑफिस सैलरीज, ये रही ऑफिस सैलरीज 2,000 की, ठीक है। तो अनपेड जो थी वो ऐड करते हैं। तो हमने लिखा है कि ऑफिस सर्विस एक्सपेंस डेबिट बैलेंस में थी 44,600 की एंड ऐड करेंगे अनपेड ऑफिस सर्विस एक्सपेंस 2,000 का। दोनों जब हमने अमाउंट प्लस करी तो हमारे पास ऑफिस सर्विस एक्सपेंस जो टोटल है वो 46,600 की है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। हमने ऑफिस सैलरीज जो वो दोनों ले ली, डेबिट बैलेंस की भी ले ली और जो वो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अनपेड थी उसको भी ऐड करके हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दी। अब है ट्रैवलिंग एक्सपेंस 15,600 का। यहाँ पे 15,600 का जो है वो हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख देंगे 15,600, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कोई एक्सपेंस तो नहीं है। यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड था। अब इसका अकाउंट देखते हैं कि हमारे पास जो है वो अनएडजस्टेड डेटा में दिया गया है। ऑफिस सप्लाईज यहाँ पे 1,600 का था, ठीक है। ऑन हैंड का मतलब ही यही है कि प्रीपेड है, ठीक है। ऑन हैंड और इन हैंड और इट्स मीन कि वो प्रीपेड ही है। तो ऑफिस सप्लाईज वहाँ पे जो था वो था 1,600 का। अब वो कह रहे हैं कि 500 का है, तो बाकी के ऑफिस सप्लाईज का किया क्या, तो वो एक्सपेंस में चेंज हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये कैलकुलेशन करके दिखानी होगी कि ऑफिस सप्लाईज हमारा 1,600 का था, ठीक है। ऑफिस सप्लाई जो था वो 1,600 का था, अब 500 का बचा है। 1,600 देखें
ऑफिस सप्लाई जो था वो हमारा 1600 का था। अब डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आया है कि 500 का जो है वो बाकी है, ये देखें 500 का बाकी है। सो हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। 1600 को हमने 500 से माइनस किया, बाकी का 11,000 जो ऑफिस सप्लाईज प्रीपेड था वो एक्सपेंस में चेंज हो गया, तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस लिखे हमने 1100 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 1600 से 500 माइनस करने, फिर 1100 हमने यहाँ पे शो कर दी कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस जो है वो 1100 का हुआ इस साल। इसके बाद अगर देखा है तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है 3000 का। अब इसका अकाउंट देखेंगे भाई, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीपेड कहलाता है, ठीक है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो था वो 4200 का था, ठीक है, 4200 का था, और यहाँ पे वो बता रहे हैं 300 का, मतलब कम हो गया। इट्स मीन कि बाकी का जो मतलब यहाँ से अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है वो गायब है, वो है एक्सपेंस। तो यहाँ पे भी हमने यही लिखा कि वहाँ पे 4200 का था और अब 300 का है। 4200 का जो था डेबिट बैलेंस में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बता रहे हैं कि अब बस 3000 का रह गया, तो 1200 का जो वो एक्सपेंस में चेंज हो गया, ठीक है। हमने 4200 3000 से माइनस करे तो हमारा जो डिफरेंस है वो 1200 का है, जो कि इंश्योरेंस एक्सपेंस में चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद ठीक है, बस यहाँ पे कैलकुलेशंस का जो है वो ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करने की नीड थी, हमने डायरेक्ट डेटा फॉर एडजस्टमेंट से अमाउंट उठा के ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं रिकॉर्ड करी। ऑफिस सप्लाईज में भी यही था कि प्रीपेड जो था वो पहले 1600 का था, अब 500 का रह गया, तो बाकी का जो 1100 है वो एक्सपेंस में चेंज हो गया, तो यहाँ पे हमने 1100 लिख दिया। फिर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो था वो पहले 4200 का था, अब 3000 का रह गया, तो बाकी के जो 1200 थे वो एक्सपेंस में चेंज हो गया, तो हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस करके 1200 यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए, और यहाँ पे ये कैलकुलेशन करके दिखाई कि ये ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस कैसे आए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर देखें डेटा फॉर एडजस्टमेंट, अच्छा डेबिट बैलेंस से तो हमने जो है वो सारे एक्सपेंसेस ले लिए थे जो कि अनएडजस्टेड डेटा में दिए गए थे। डेटा फॉर एडजस्टमेंट से हमने इन दोनों की भी एडजस्टमेंट कर दी। इसके बाद डेप्रिसिएशन जो था साल के लिए ऑन बिल्डिंग पे 4000 का था, ऑफिस इक्विपमेंट पे 1800 का था, तो हम अलग अलग ही इनको रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग का 4000 का था और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट का 1800 था। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ख़त्म हो गए, हमने ये डेबिट बैलेंस से भी सारे ले लिए एंड डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी हमने सब कैलकुलेट कर ली। लास्ट जो था ये अनपेड सर्विस, इनको भी एडजस्ट कर लिया है। अब हम टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर लेते हैं। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस किस तरीके से, ये सारे एक्सपेंसेस को हमने जब टोटल किया तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास है 1,40,700 के। हमने ग्रॉस प्रॉफिट से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करे, सो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया 39,700 का, ठीक है। यहाँ पे कोई इनकम नहीं थी, इसलिए बस डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट को टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से माइनस करेंगे, हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो ज़्यादा था एंड एक्सपेंसेस हमारे कम थे, तो हमें प्रॉफिट हुआ 39,700 का। अब हम बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। बैलेंस शीट में एसेट, लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी साइड होती हैं। सबसे पहले हम एसेट साइड देख लेते हैं। करंट एसेट्स की हेडिंग वाली सबसे पहले हमने कैश पिक किया 12,400 का, 12,400 का। इसके बाद जो हमारा करंट एसेट था वो था मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 87,000 के यहाँ पे ओपनिंग है, हम यहाँ पे देखेंगे एंडिंग। अब यहाँ पर देखा जाए तो एंडिंग नहीं है, और जहाँ पे एंडिंग नहीं होती वहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री कंसिडर की जाती है, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 87,000 की मैंने ओपनिंग ही कंसिडर कर ली क्योंकि यहाँ पे एंडिंग नहीं थी। इसके बाद हमने क्या करा, अकाउंट रिसीवेबल 56,000। अकाउंट रिसीवेबल एज इट इज़ 56,000 का आ जाएगा क्योंकि इसका कोई अलाउंस वगैरह नहीं है। इट्स मीन कोई कस्टमर जो फरार वगैरह नहीं हुआ, कस्टमर से हमें 56,000 लेने हैं जो कि हम नेक्स्ट ईयर जाके ले लेंगे, तो अकाउंट रिसीवेबल एज इट इज़ 56,000 हमने लिख दिया। इसके बाद अगर देखा जाए करंट एसेट इसके बाद जो था वो ऑफिस सप्लाईज था 1600 का, लेकिन अब कितना रह गया, हमें तो वो अमाउंट लिखनी है जो अब रह गया, जो हम नेक्स्ट ईयर इसको लेके जा रहे हैं। तो ऑफिस सप्लाईज उन्होंने बताया कि 500 का रह गया। अब 500 का कैसे रह गया, ये कैलकुलेशन यहाँ करके दिखाएंगे। इनकम स्टेटमेंट में हमने कौन सी कैलकुलेशन करके दिखाई थी कि वो एक्सपेंस कैसे हुआ, और बैलेंस शीट में हमें वो कैलकुलेशन करके दिखानी है कि ऑफिस सप्लाईज 500 का कैसे रह गया। तो हमने देखा भाई ऑफिस सप्लाईज हमारा 1600 का था, लेस करें ऑफिस सप्लाईज ही। जब ऑफिस सप्लाईज से माइनस हो रहा है, इट्स मीन कि ये जो ऑफिस सप्लाईज माइनस हो रहा है वो एक्सपेंस है और वो 1100 का है। 1600 का प्रीपेड था, 1100 का एक्सपेंस में चेंज हो गया है, इसलिए हमने जब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया तो हमारे पास 500 का ऑफिस सप्लाईज बचा और वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। ऑफिस सप्लाईज के बाद है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 4200 का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 300 का है,
तो 300 हमें यहाँ पे लिखना है, लेकिन किस तरीके से ही लिखें हमें ये कैलकुलेशन करके बतानी है। सो हमने लिखा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 42,000 का, तो 4200 का था, लेस करा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस से माइनस हो रहा है, इट्स मीन कि वो एक्सपेंस में चेंज हो गया है, ठीक है। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो वो 1200 का जो है एक्सपेंस में चेंज हो गया है। जब हमने 4200 को 1200 से माइनस किए, रिमेनिंग अमाउंट जो हमारे पास बची वो 3000 की बची, वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। जैसे कि ऑफिस सप्लाई से 500 का बचा था, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाई कि इस तरीके से 500 आ रहे हैं। इसी तरीके से अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो 3000 का बचा वो इस तरीके से बचा कि 4200 का था, 1200 का एक्सपेंस में चेंज हो गया, अब बचा 3000 का, ठीक है। देखा जाए तो सारे करंट एसेट्स हमने ले लिए हैं और कोई करंट एसेट नहीं है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी अगर देखें तो कोई जो है वो करंट एसेट नहीं है। इस ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड को हमने एडजस्ट कर लिया, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी प्रीपेड था लेकिन हमने एडजस्ट कर लिया। डेप्रिसिएशन वगैरह के यहाँ पे कोई काम नहीं है अभी, ठीक है, इसका फिक्स एसेट में काम है। सो हम सारे करंट एसेट को टोटल करेंगे। टोटल करंट एसेट्स हमारे पास है 1,58,900 के। फिक्स एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास थी लैंड 68,000। अच्छा, लैंड का कभी भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी किसको कहते हैं? मशीन वगैरह की यूज़ को, ठीक है ना, जो चीज़ हम खरीद के लाए और वो हम यूज़ कर लें, ठीक है ना। तो मशीन वगैरह, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, कोई ट्रक वगैरह हो गया, जैसे इस तरीके की फिक्स एसेट जो होगा उनका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। लैंड का कभी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं होगा, ठीक है। सो लैंड 68,000 की हमने फिक्स एसेट की यहाँ पे हेडिंग डाली एंड लैंड लिख दी 68,000 की। इसके बाद एक और जो था वो फिक्स एसेट था बिल्डिंग 1,64,000 का। हमने यहाँ पे बिल्डिंग लिख के 1,64,000 की लिखी। अब देखें बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे दिया हुआ है 32,000 का, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमें बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 4,000 का, ठीक है। देखें, ठीक है, मतलब 32,000 की पहले वो यूज़ हो चुकी है और इस साल 4,000 की यूज़ हुई है, तो उन दोनों को प्लस करके हम यहाँ पे हमें माइनस करना है। तो बिल्डिंग से जो लेस कर रहे हैं हम अलाउंस, वो ये कर रहे हैं कि 32,000 का हमें पहले दिया गया है, 4,000 का डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दिया गया है। इन दोनों अमाउंट को जब हमने प्लस किया तो हमारा टोटल अलाउंस आया 36,000 का, वो हमने 1,64,000 से जो 36,000 माइनस किए, सो हमारी बिल्डिंग अब बची 1,28,000 की। अब हम थर्ड ऑफिस इक्विपमेंट लेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। थर्ड फिक्स एसेट लेंगे ऑफिस इक्विपमेंट का, जो कि 42,600 का था। अब यहाँ पे हमने 42,600 लिख दिया। इसी तरीके से जैसे बिल्डिंग के दो अलाउंसेस थे, अनएडजस्टेड डेटा में भी दिए गए थे और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी, इसी तरीके से इक्विपमेंट का जो अलाउंस है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है 10,600 का, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 1,800 का, ठीक है। ये रहा 1,800 का। ऑफिस इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन क्या है 1,800, वो दोनों यहाँ पे प्लस करके लेस होंगे। लेस करा हमने अलाउंस 10,600 का पहले दिया हुआ है, 1,800 का अभी डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दिया गया, दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास टोटल अलाउंस आया 12,400 का। 42,600 से जब हमने माइनस करे 12,400 तो हमारे पास जो ऑफिस इक्विपमेंट की एंडेड वैल्यू निकली वो निकली 30,200, ठीक है। तो इस तरीके से लैंड की टोटल वैल्यू ये थी, बिल्डिंग की टोटल वैल्यू ये थी एंड ऑफिस इक्विपमेंट की टोटल वैल्यू ये थी अलाउंसेस माइनस करने के बाद। लैंड का कोई अलाउंस नहीं होता, इसलिए लैंड की जो एक्चुअल वैल्यू थी हमने अनएडजस्टेड डेटा से पिक करी थी, वैसी अमाउंट यहाँ पे लिख दी। बिल्डिंग के सारे अलाउंसेस लेस कर लिए, ऑफिस इक्विपमेंट के दोनों अलाउंसेस लेस कर लिए। अब हम टोटल एसेट को जो वो फिक्स एसेट को टोटल कर लेते हैं। 68,000, 1,28,000 एंड 30,200, जब इन तीनों अमाउंट को हमने प्लस किया टोटल फिक्स एसेट्स हमारे पास आए 2,26,200 के। अब टोटल करंट एसेट्स को टोटल फिक्स एसेट से ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। 1,58,900 को जब ऐड किया 2,26,200 में, सो हमारे पास टोटल एसेट्स आए 3,85,100, ये होगा टोटल एसेट्स। अब हम इक्विटी साइड पर आते हैं। इक्विटी साइड पर सबसे पहले हम करंट लायबिलिटीज़ लिखेंगे। करंट लायबिलिटीज़ अगर देखा जाए तो हमारे पास अकाउंट पेबल 38,000 का, हमने यहाँ पे लिखा अकाउंट पेबल 38,000 का, और यहाँ पे कोई करंट लायबिलिटी नहीं है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमारे पास दो करंट लायबिलिटी हैं, एक सेल्स सर्विस, एक ऑफिस सर्विस, क्योंकि अनपेड थी जो कि हमें नेक्स्ट ईयर जाके जो है वो पे करनी है, तो वो जो है वो लायबिलिटी होती है और वो करंट लायबिलिटी होती है।
और यहाँ पे जो है वो दो करंट लायबिलिटी है, सेल्स सैलरीज पेबल, ऑफिस सैलरीज पेबल, और 3000 2000 से। सो हमने यहाँ पे लिखा सेल्स सैलरीज पेबल जो थी वो 3000 थी, ऑफिस सैलरीज पेबल जो थी वो 2000 थी। बस यही हमारे पास करंट लायबिलिटीज थी, ठीक है। ये देखें, अकाउंट पेबल था 38,000 का, सेल्स सैलरीज पेबल थी 3000 की, ऑफिस सैलरीज पेबल थी हमारे पास 2000 की। इन तीनों अमाउंट को जब हमने प्लस किया, टोटल करंट लायबिलिटीज हमारे पास है 43,000 की। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं दी, हम डायरेक्ट ऑनर सिक्योरिटी बनाएंगे। ऑनर सिक्योरिटी में सबसे पहले हमने कैपिटल लिखा, जो कि यहाँ पर आप देखें अहमद कैपिटल जो है वो 3,32,400 का, 3,32,400। उसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो हमने इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट किया वो किया 39,700 का। 39,700 से नेट प्रॉफिट ऐड किया तो टोटल कैपिटल हमारे पास आया 3,62,100 का। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग भी थी, और ड्राइंग हमेशा डेबिट बैलेंस में दी जाती है, जबकि वो इक्विटी होती है, लेकिन उसकी नेचर है इसलिए हमें डेबिट साइड पे लिखनी होती है। सो ड्राइंग यानी अहमद ड्राइंग जो है वो 20,000 की है। यहाँ पे हमने ड्राइंग लेस कर दी, लेस ड्राइंग 20,000। 3,62,100 से 3,62,100 से लेस करा हमने 20,000। टोटल ऑनर सिक्योरिटी हमारे पास आई 3,42,100। अब हम टोटल करंट लायबिलिटीज को टोटल ऑनर सिक्योरिटी में ऐड कर देंगे तो टोटल इक्विटीज हमारी वही आ गई 3,85,100, जो कि हमारे टोटल एसेट्स थे। ये भी 3,85,100 है, ये भी 3,85,100 है। ये टोटल एसेट्स एंड टोटल इक्विटीज आ गई। बैलेंस शीट हमारी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ रही है। टोटल एसेट्स टोटल इक्विटीज जो है वो सेम आनी चाहिए। अब हम बनाते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज क्या क्या है भाई? सबसे पहले हमारी ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड। अब यहाँ पे देखेंगे प्रीपेड की बन रही है या एक्सपेंस की बन रही है। अब देखिए अनएडजस्टेड डेटा में हमें ऑफिस सप्लाईज क्या दिया था 1600 का, और यहाँ पे दिया हुआ 500 का, और यहाँ पे हमें एक्सपेंस कैलकुलेट करना है तो एक्सपेंस की एंट्री बनेगी, ठीक है। और एक्सपेंस की एंट्री कैसे होगी? नंबर 1 बनी एडजस्टिंग एंट्रीज, ये डेट आप फॉर्मेट बनाएंगे और फिर एंट्रीज स्टार्ट करनी है। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, 1600 से 500 माइनस करें तो हमारा जो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस हुआ वो हुआ 1100 का। ये हमने ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। सेकेंड एंट्री थी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की, और यहाँ पे भी हमें एक्सपेंस कैलकुलेट करना था तो यहाँ पे भी एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। सेकेंड इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, 4200 का पहले अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था जो कि अब 300 का रह गया। इन दोनों अमाउंट को माइनस किया, 1200 का एक्सपेंस हुआ है टू एडजस्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस। थर्ड एंट्री जो बनेगी वो डेप्रिसिएशन की बनेगी, और डेप्रिसिएशन यहाँ पे दो हैं तो दोनों अलग अलग रिकॉर्ड होंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, यहाँ पे बिल्डिंग शो कर दिया जिसका अलाउंस था 4000 टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। यहाँ पे ये कर लिएगा कि ये 3 की ए एंट्री है एंड ये 3 की बी एंट्री है, क्योंकि ए की ट्रांजेक्शन में, ठीक है, ए की एडजस्टमेंट में 2 एडजस्टिंग एंट्रीज दी गई थी, और यहाँ पे वो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, लेकिन ये डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट का है जो कि 1800 है टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर 2 एसेट्स के हैं तो फिर अलग अलग जो है वो उनकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। अब यहाँ पे अनपेड सैलरीज जो है वो 2 हैं, एक सेल्स सैलरीज है एंड ऑफिस सैलरीज हैं, तो दोनों की अलग अलग होंगी। अनपेड सैलरी की जो एंट्री होती है वो किस तरीके से होती है? जैसे हम 4th ए बना रहे हैं, वहाँ पे सेल्स सैलरीज थी अनपेड, तो यहाँ पे हमने लिखा सेल्स सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सेल्स सैलरीज पेबल क्रेडिट 3000 की थी टू एडजस्ट अनपेड सेल्स सैलरीज एक्सपेंस। यहाँ पे 4th बी में हमने क्या बनाया? ऑफिस सैलरीज, क्योंकि ऑफिस सैलरीज भी कुछ अनपेड थी तो हमने यहाँ पे लिखा ऑफिस सर्विस एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सर्विस पेबल क्रेडिट 2000 की थी टू एडजस्ट अनपेड ऑफिस सैलरीज। जब एक ही एडजस्टमेंट में 2 एडजस्टिंग एंट्री दी जाएंगी तो अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये दोनों एंट्री बिल्कुल सेम थी, बस नाम चेंज हुई, यहाँ पे सेल्स सर्विस होगी, यहाँ पे ऑफिस सर्विस होगी और अमाउंट चेंज हुई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की तो एंट्री बिल्कुल ही सेम थी, बस अमाउंट चेंज हुई, यहाँ पे 1800 थी, ठीक है, और यहाँ पे जो थी वो 4000 थी। ये आपके पास 4 कुछ एडजस्टमेंट दी गई थी, ये आपने बना ली, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज पर आ जाते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज का पूरा फॉर्मेट आपने प्रिपेयर करा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम सारे एक्सपेंसेस को क्लोज करेंगे। नंबर 1 एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और क्रेडिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें डेबिट बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया था जो कि 3,16,600 का था, हमने वो लिख दिया।
फिर सेल्स सर्विस एक्सपेंस थी, वो हमने दोनों प्लस करके लिखी क्योंकि कुछ डेबिट बैलेंस में दी गई थी एंड कुछ अनपेड थी, हमने दोनों प्लस करके लिखा। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस सिर्फ एक ही था जो कि डेबिट बैलेंस में था 12,200 का। ऑफिस सर्विस एक्सपेंस जो थी वो दोनों थी, जैसे कुछ डेबिट बैलेंस में दी गई थी एंड कुछ अनपेड थी, तो दोनों को प्लस करके हमने 46,600 लिखे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 15,600 का था। ऑफिस सप्लाईज जो हुआ था, ठीक है ना, ऑफिस सप्लाईज यहाँ पे एक्सपेंस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेशन कर लेंगे, जैसे ऑफिस सप्लाई जो था वो 1600 का था और बाद में जो वो 500 का, तो बाकी के जो 1100 है वो एक्सपेंस में चेंज हो गए, ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस का भी यही था कि 4200 का जो था वो डेबिट बैलेंस में था और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि 3000 का जो है वो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है वो अभी बाकी है, तो बाकी का जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है वो एक्सपेंस में चेंज होगी और बाकी का जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है वो है 1200 का, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस के साथ हमने यहाँ पे 1200 लिख दिए। उसके बाद डेप्रिसिएशन था बिल्डिंग का भी एंड ऑफिस इक्विपमेंट का 4,1800 था, ठीक है। एंड यहाँ पे एक एक्सपेंस जो था सेल डिस्काउंट था जो कि 7,000, ठीक है। यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस मैंने यहाँ से नहीं बताए क्योंकि क्योंकि मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए सारे, ठीक है। और जहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें एक्चुअल निकाल के क्वेश्चन में दी गई होती है, गिवन होती है, तो हम डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे परचेजेस वगैरह नहीं आएंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन भी होंगे ना फिर भी नहीं आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उठा के लिख लेंगे और सारे एक्सपेंसेस भी लिख लिए, ठीक है। अब सारे एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं, टोटल करते हैं, तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितना है 4,64,300 के। टू एडजस्ट ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट्स, सेकंड में हमने सारी इनकम को क्लोज करना है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ इनकम हमारे पास थी सेल्स यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख के, यहाँ पर हमारे पास जो इनकम थी वो सिर्फ एक ही थी जैसे कि सेल्स थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेल्स डेबिट साइड पे लिख दी 5,04,000 की और क्रेडिट साइड पे एक्सपेंस है रेवेन्यू से हमने लिख दिया 5,04,000 का, क्योंकि एक ही हमारे पास जब इनकम है तो हम सिर्फ एक ही इनकम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का जो मैंने बताया था ना कि अगर ओपनिंग नहीं होती और हम वहाँ पे जो है वो एंडिंग नहीं होती, हम वहाँ पे ओपनिंग कंसिडर करते हैं, तो ये जो रूल है ना वो सिर्फ बैलेंस शीट में जो है ना वो अप्लाई होगा कि बस बैलेंस शीट में हम करंट एसेट में एंडिंग इन्वेंट्री लिखते हैं, अगर एंडिंग नहीं होती तो ओपनिंग कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ यहीं पर कंसिडर करेंगे, आगे चल के कहीं पे नहीं। जैसे आगे चल के हम यहाँ पर इनकम भी तो क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे भी आप ये नहीं कर देगा कि मर्चेंडाइज जो है वो एंडिंग आपने लिख दी, वो ओपनिंग जो है हाँ ओपनिंग लिख दी, ठीक है, ऐसे नहीं। बस क्या होगा कि बैलेंस शीट में जो हम एंडिंग इन्वेंट्री लिखते हैं अगर नहीं है तो वहाँ पे आप ओपनिंग कंसिडर कर लेगा, लेकिन कहीं और नहीं कंसिडर करेगा। अब देखा जाए तो हम जो है क्लोजिंग एंट्रीज में मर्चेंडाइज ओपनिंग यहाँ पे लिखते थे क्योंकि वो एक एक्सपेंस होता था, लेकिन हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो सब चीज़ें ऐड हैं जो हम यहाँ पे अलग अलग नाम से लिखते थे, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया। और इनकम में सिर्फ हमारे पास सेल्स है, मर्चेंडाइज बिगनिंग है, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सिर्फ बैलेंस शीट में उसको एंडिंग की जगह हम कंसिडर करते हैं और कहीं जगह जो है ओपनिंग कंसिडर नहीं की जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास जो है सिर्फ इनकम में सिर्फ सेल्स है जो कि हमने डेबिट साइड पे क्लोज कर दी, क्रेडिट साइड पे एक्सपेंस है रेवेन्यू सब भी हमने 5,04,000 का यहाँ पे लिख दिया। टू क्लोज ऑल इनकम अकाउंट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनकम हमारी ज़्यादा है, एक्सपेंस हमारे ज़्यादा है, तो इनकम हमारी 5,04,000 है, एक्सपेंसेस हमारे 4,64,300 है। सो हमारे यहाँ पर जो है वो इनकम ज़्यादा है, इसलिए हम इनकम क्लोज की एंट्री बनाएंगे। इनकम क्लोज की एंट्री कैसी होगी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ जो है वो माइनस करके बता दी कि 5,04,000 की इनकम थी एंड एक्सपेंसेस जो थे वो 4,64,400। इन दोनों अमाउंट को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया 39,700 का और टू क्लोज नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारी क्लोजिंग एंट्रीज जो हैं वो 3 हो गई हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे ड्राइंग थी, बिल्कुल थी, अहमद की ड्राइंग भी थी 20,000 की। सो यहाँ पर हमने 4th एंट्री बनाई, क्लोजिंग एंट्री ड्राइंग की। ड्राइंग की क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, ड्राइंग क्रेडिट, कैपिटल डेबिट, 20,000 से ड्राइंग को रिकॉर्ड करा, टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट। सो हमारी क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज हो गई हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई हैं, बैलेंस शीट हो गई है, इनकम स्टेटमेंट हो गई है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है।